आज का टॉपिक है संगम काल। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो संगम काल में उरैयूर जो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्कापियम ग्रंथ जो संबंधित है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? तो यह तमिल भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? आंसर होगा पांड्य। किस संगम युगीन राज के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो यह पांड्य थे। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिर का निर्माण करवाया था? यह सेनगुटेनवन था। सेनगुटेनवन था। सेनगुटेनवन। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? सेनगुटवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकरम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकरम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ जो है संबंधित है हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? यह तोल्कापियम मानी गई है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्कापियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता से सदृश हैं? तो स्कंद या कार्तिकेय बोल सकते हैं इसको। स्कंद या कार्तिकेय। मुरुगन को स्कंद या कार्तिकेय भी बोलते हैं। अगला है संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकरम को। तमिल काव्य का इलियड जो है शिल्पाधिकरम को कहा जाता है। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का शासन जो था किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक जो था सेनगुटवन था। सेनगुटवन जो था चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोल वंश का जो प्रसिद्ध शासक था कारिकाल था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? तो उरैयूर था। चोल काल में सूती वस्त्र का उद्योग का प्रमुख केंद्र जो था उरैयूर था। तोल्कापियम की रचना किसने किया था? तोल्कापियम की जो रचना किए थे तोल्कापियर ने किया था। अगला है चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता था मनरम कहा जाता था। मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरै थी। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जो है जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? तो विद्वानों से। संगम जो है किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोम सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड नरेश ने। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टन के दरबार में 20 ईसा पूर्व में के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलाई को। अगला है फूहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने किया? फूहर या कावेरीपट्टनम का जो है स्थापना किसने किया था? तो कारिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस देवता के सदृश हैं? तो स्कंद या कार्तिकेय। संगमों का आयोजन। प्रथम संगम जो हुआ था मदुरै में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। दूसरा संगम जो हुआ था कपाटुपुरम या अलैबे में हुआ था। इसका भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था। तीसरा संगम जो हुआ था यह मदुरै में हुआ था। तीसरा हुआ था नक्कीर के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। नक्कीर के द्वारा। अगला टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल जो है इसका शासनकाल 319 ईसा पूर्व से लेकर 540 ईसा पूर्व तक रहा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? यह श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक
श्रीगुप्त थे। लेकिन अगर पूछे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त जो थे किसके सामंत थे, तो यह कुषाणों के सामंत थे गुप्त। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, तो आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी, तो संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, तो यह स्कंदगुप्त थे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, तो स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त राजवंश जो है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा पुराण में गुप्त वंश की चर्चा किया गया है, तो यह भी याद रखिएगा कि वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में चर्चा किया गया है। तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से। अजंता कलाकृति जो है, अजंता कलाकृति महाराष्ट्र में है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजगुरु थे, राजकवि थे, सॉरी। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था नालंदा। एरन अभिलेख संबंधित है किस शासक से, भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था, फाहियान चीन का निवासी था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो वाकाटक वंश के शासक था। सेतु बंध के रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो वाकाटक वंश के शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है, कहोम स्तंभ लेख में। फाहियान और हेंगसोंग किसके राज्यों में देखा गया था, तो यह फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हें कहा जाता है, इनके दरबार में। और हेंगसोंग हर्षवर्धन के दरबार में देखे गए थे। धनवंतरी क्या थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी, गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी किस प्रकार की थी, तो राजतंत्रात्मक थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो था राजतंत्रात्मक था। गुप्त स्थापत्य कला की दृष्टि सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है, गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, तो 16, 17 और 19 का जो निर्माण हुआ था गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहे थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। और अष्टदिग्गज जो हैं कृष्णदेव राय के दरबार में रहे थे। और अष्टप्रधान जो थे वह शिवाजी के दरबार में रहते थे, अष्टप्रधान। गुप्त संवत यानी 319-320 ईसा पूर्व को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, तो गुप्त वंश के। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, तो गुप्त वंश के। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है, तो चंद्रगुप्त की। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है,
चंद्रगुप्त की कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक के नायक कौन थे? तो अग्निमित्र थे। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग अभिलेख में। इसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है। यह जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला है, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? तो गुप्त काल में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त के वीरता को एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था तो पहले भारत में स्थित था, लेकिन वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त भी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है। एक उपाधि है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। अगला है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया है, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नाम था, या इन्हें देवगुप्त भी कहा जाता था और इन्हें परम भागवत भी कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को। लेकिन अगर पूछे कि परम भागवत पूछे तो चंद्रगुप्त द्वितीय को, लेकिन महाराजाधिराज किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के। और यह प्रयाग प्रशस्ति अभी तक किसने लिखा है? यह हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। अगला है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, यह स्कंदगुप्त थे। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश। अजंता गुफा के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ या धार में। गुप्त वंश ने किसे अवधि में शासन किया था? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईसा पूर्व। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिला है? तो एरन अभिलेख में, जो कि भानुगुप्त का है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिला है? तो एरन अभिलेख में, जो कि भानुगुप्त का है। महीर कुल का संबंध था हुनों से। महीर कुल का संबंध जो था हुनों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहे जाते थे रूपक। गुप्त काल द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला
गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। यह जो रामगुप्त था चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था। चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था यह रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय जाता है गुप्त युग को। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय जाता है गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। महरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में। महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किस युग में हुआ था? तो गुप्त युग में हुआ था और इसे कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला है गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि के राजस्व का जो दर था वह क्या था? तो उपज का छठा भाग।